बेटा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हम लोग इसके पहले वास्तविक संख्या डिस्कस कर चुके थे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा एक्सरसाइज में जो है हमारा वास्तविक संख्या, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। जो पहला हम लोग का चैप्टर चलेगा वास्तविक संख्या, जिसमें 10.1 जो एक्सरसाइज है। पहली बात तो ये क्लास 10 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास टेंथ है ये। क्लास 10 का जो पहला टॉपिक है बेटा वास्तविक संख्या, उसमें एक्सरसाइज 10.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। क्या है? यूक्लिड तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। ये एनसीईआरटी टॉपिक है, एनसीईआरटी फॉलो का पैटर्न पे है ये सब। पूरा चैप्टर एनसीईआरटी पैटर्न पे चलेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। मतलब तुम यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या, तुमको एचसीएफ बताया जाता है। क्या है कि तुमको विभाजन प्रक्रिया के रूल के हिसाब से जो विभाजन जो प्रक्रिया होती है, जो भाग विधि द्वारा जो होता है, हमको एचसीएफ बताना रहता है। हम लोग एचसीएफ निकालना कक्षा 7, 8, 9 में सीख चुके हैं, लेकिन हमें एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। कई बच्चों का, जैसे हम क्लास में जैसे मैं जाता हूँ, तो कई बच्चों को उसमें क्या होता है 20 से 30% बच्चों को एचसीएफ निकालना नहीं आता, एलसीएम नहीं आता। तो बच्चों की कमी नहीं, हम टीचर की कमी कहेंगे। क्योंकि टीचर क्या होता है, वो सीधे यूनिट पे आता है, पहले बेस क्लियर नहीं करता है। तो पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, फिर बाद में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर एचसीएफ अगर तुमको आसान तरीके से निकालना आ गया, अगर तुम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करोगे तो एचसीएफ तो बदलेगा नहीं, एचसीएफ तो वही रहेगा ना बेटा। तो पहले नॉर्मल विधि जो तुम एचसीएफ निकाल लेना, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आराम से थ्योरम का यूज करते हुए तुम एचसीएफ निकालना। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बेटा हमें गुणनखंड आना चाहिए। तो गुणनखंड आएगा तभी क्या होगा, हम एचसीएफ निकाल पाएंगे और एलसीएम निकाल पाएंगे। और गुणनखंड आने से पहले हमको अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा गुणनखंड जो आता है वो अभाज्य संख्या के रूप में आता है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो है ये चैप्टर, मतलब 10.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या है बेटा। अगर हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या डिस्कस कर रहे हैं और हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो पहले आता है बेटा हम सम संख्या के बारे में जान लें। सम संख्या के बारे में हम जान लें। सम संख्या सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे जिसको नहीं पता है वो भी जान लें। जो संख्या 2 से कट जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है, वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या होती है, सबको पता है। तो सम संख्या इसको बोलते हैं बेटा इवन नंबर। तो जो संख्या 2 से विभाजित होती है, 2 से कट जाती है, वो सम संख्या होती है। जैसे एग्जांपल में तुम लिख सकते हो, 2 का पहाड़ा ही पढ़ लो, 2, 4, 6, 8, ये सभी क्या है, सम संख्या है। लेकिन बेटा अगर कोई डिजिट बढ़ा देते, जैसे मान लो तुम्हारे सामने दे दे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे पूछा जाए कि क्या ये सम संख्या है, क्या ये 2 से कट रही है, क्योंकि जो संख्या 2 से कटती है वो सम संख्या होती है। तुम कहोगे सर कि अभी तो भाग देने में हमको समय लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, 2 से भाग दोगे तुम ध्यान देना मैंने, 2 का जो भाज्य का नियम है तुमको आना चाहिए। तुम इतनी संख्याओं को मत देखो, तुम लास्ट डिजिट को देखो। क्या है,
लास्ट डिजिट को देखो, अगर वो 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। 2 क्या 2 से कट रहा है, हाँ, तो बेटा ये सम संख्या है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, 2 4 5 6 4 3। अगर तुमसे पूछा जाए क्या ये सम संख्या है, तो तुम इतना ज्यादा भाग ना देकर तुम लास्ट डिजिट, आखिरी डिजिट को तुम देखो, क्या 2 से कट रहा है, नहीं, तो ये सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या पहचानने ना पहचानने का तरीका तुम सीख लियोगे। इसमें तुम दो से भाज्य का नियम भी सीख गए होगे कि लास्ट डिजिट हमेशा इवन होना चाहिए, सम संख्या होगा तभी 2 से कटेगा। और 2 से कटने का नियम यही है कि बेटा आखिरी डिजिट देखो, अगर सम है तो 2 से कटेगा। ये तो सिंपल है। तुम, ये सिंपल था। अगर तुमसे पूछा जाए क्या ये सम संख्या है, तुम कैसे बताओगे? लास्ट डिजिट क्या है इसका, आखिरी जो संख्या है 2 है। 2 क्या है, सम संख्या, इसलिए 2 ये भी क्या होगी, सम संख्या। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑड नंबर, बेटा सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। बेटा जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या। एग्जांपल देता हूँ, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये सब क्या है, विषम संख्या। और भी जो 1 2 3 8 9, लास्ट में 3 आ गया, बेटा ये भी क्या है, विषम संख्या। क्योंकि ये तो बेटा छोटी शॉर्ट संख्या है, तो तुम बता सकते हो 2 से नहीं कट रहा। अगर इतनी बड़ी संख्या दे दे बेटा, तुम लास्ट डिजिट को देखोगे, 3 2 से कट रहा नहीं। अगर 2 से कट जाता सम संख्या होता। अब जो संख्या सम संख्या नहीं हो तो क्या होगी, विषम संख्या। या तो सम होगी या तो विषम होगी। जैसे यहाँ पे देखो तुम, इतनी बड़ी संख्या थी, मतलब इतना बड़ा संख्या था, लाखों में था, तो 2 लास्ट डिजिट देखे हम लोग, क्या था, लास्ट डिजिट बेटा इसका 2 था, तो 2 सम संख्या लास्ट का, काटे कट गया। इसे 3 था, नहीं कटाई, तो ये क्या होगा, सम नहीं तो क्या होगा, ये विषम है, और ये क्या है, सम है। तो सम और विषम क्लियर हो गया। सम और विषम क्लियर हो गया, तो अब हम आएंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में। क्योंकि बेटा अगर हमें अभाज्य पढ़ना है तो भाज्य भी पढ़ना है। सब यहीं पे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा संख्या पद्धति। तुम्हें भाज्यता का नियम ही बताया जाएगा। तुम कक्षा 9 में, कक्षा 8 में पढ़े होगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अब जैसे तुम्हारा आता है भाज्य संख्या, पहले क्या है, तो क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वह संख्या, बेटा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पहले समझ लो। वह संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए, मतलब भाज्य हो जाए, तो भाज्य संख्या है। वह संख्या जो किसी से भी ना कटे, सिर्फ स्वयं से कटे और एक से कटे, वो होती है अभाज्य संख्या है। समझ गया। भाज्य संख्या जो किसी से भी कट जाए, चाहे 2 चाहे कोई भी उसको काट दे। जैसे 15 हो गया, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, भाज्य है। 7 बेटा एक अभाज्य संख्या है, वो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। समझ गए। तो वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल क्या बोल सकते, 4 है, 2 से कट रहा है, तुम्हारा 8 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 100 हो गया, ये सभी क्या है, भाज्य संख्या होती है। 8 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 स्वयं से नहीं काटेंगे, मतलब किसी और संख्या से। 15 3 से भी कट रहा है, 21 7 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 100 क्या है, 25 से कट रहा है, 50 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो ऐसे ही करके कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगी। अब बेटा देखो, भाज्य संख्या जो भाज्य हो जाए, इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, अभाज्य संख्या, क्योंकि यही फैक्टर में हमारा गुणनखंड करने में मदद करेगा। तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर,
तो बेटा अभाज्य संख्या है वह संख्या जो केवल स्वयं से कटे और एक से, और जिसके केवल दो फैक्टर हो, वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और एक से। बेटा एक से तो सभी संख्या कटती है, क्योंकि एक से किसी संख्या में भाग दोगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप तुमको बता चुके हैं पहले क्लास में। तो वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और एक से, तो वो क्या है, अभाज्य संख्या है। और जिसके केवल दो गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड। अभी गुणनखंड मतलब होता है बेटा उसका फैक्टर करना, तोड़ देना, कि वो किसका किसका गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो। तो गुणनखंड का मतलब तोड़ देना। उसके दो गुणनखंड होंगे, एक तो वह स्वयं होगा, मतलब खुद होगा, और दूसरा एक होगा। कहने मतलब बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसका तुम फैक्टर करोगे तो 1 गुणे 2 क्या आएगा, 1 गुणे 2। कहने मतलब अगर 2 का 1 में गुणा करोगे 2 ही आएगा ना। तो वही तो फैक्टर हम कर रहे हैं। फैक्टर मतलब तोड़ना, उसको ब्रेक करना। तो तोड़ दिए तो 2 का नम 2, जैसे 3, तो इसका फैक्टर 1 गुणे 3 होगा, तो 3 का नम 3 ही आएगा ना। तो वही हम कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या वही संख्या है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वह स्वयं होता है, एक तो उसका एक होता है। बेटा अब तुम कहोगे सर एक भी तो किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही, वो तो स्वयं से कट रही है, तो वो भी क्या होगी, अभाज्य संख्या। बेटा एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें अगर 1 गुणे 1 करोगे तो उसमें बेटा हमें तो ये तो किसी से नहीं कट रहा, लेकिन इसके दो फैक्टर कहाँ है, एक तो है स्वयं है, एक दूसरा एक है, तो दोनों फैक्टर तो सेम हो गया ना। तो हम क्या वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और एक से, और जिसके केवल दो फैक्टर दो गुणनखंड हो। यहाँ दो गुणनखंड कहाँ पे हमको प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड नहीं बन रहे हैं। वह स्वयं से तो कट रहा है लेकिन उसके दो गुणनखंड नहीं बन रहे, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन पुट अप होता है बहुत बार, तो याद रखना सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो है 2 है। क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। फिर उसके अगर तुमसे यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है जो विषम है, तो 3 होगा ना कि 2 होगा। बेटा 2 जो है एक सम संख्या है, क्योंकि वो 2 से कट रहा है, तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 है। क्या है, 3। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 है। अभी हम लिख लेंगे आगे, लेकिन ये चैप्टर में नहीं, इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सुन लो तुम लोग। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। अब हम अभाज्य संख्या लिखेंगे, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, देखो बेटा 1 से लेके 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। उसके हम सिर्फ क्या है 1 से लेके 50 तक के बारे में जानेंगे, क्योंकि उतना ही हमको यूज है, ज़्यादा नहीं। जैसे 1 से लेके 25 तक तुम्हारा होता है 9 अभाज्य संख्या है, और 25 से लेके तुम्हारा 50 तक हो जाता है 6 अभाज्य संख्या, और 50 से लेके 75 तक हो जाता है तुम्हारा 6 अभाज्य संख्या, और 75 से लेके 100 तक हो जाता है 4 अभाज्य। सबको जोड़ोगे बेटा 9 6 15, 15 6 21 4 25, तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या आई, 25 आई। 1 से लेके 100 तक 25, 1 से लेके 100 तक कितनी है, 25 अभाज्य। 1 से लेके 25 तक देखो कितनी कौन कौन सी है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 16 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। 1 से 25 तक बटा, यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यही है, यही फैक्टर में तुम्हारा मदद करेंगे, इतना याद कर लो।
मतलब ये लाइन याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा गुणनखंड करने में, तुमको आगे की संख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 25 लेके 50 तक तुम्हारा हो जाएगा बेटा 29 हो गया, 31 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया तुम्हारा, फिर हो जाएगा 37 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47 हो जाएगा। तो 29, 31, 37, 41 और 43 हो गया तुम्हारा। तो इतना ही इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए आगे जानने की आवश्यकता नहीं, इतना याद करो बहुत है, ज़्यादा क्लास को बड़ा नहीं करेंगे ना बेटा। तो इतना तो इतना जानो कि कौन कौन सी है, इतना जान लो 50 तक कौन सी अभाज्य संख्या होती है, बहुत है। और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पता हो गया। तो अब हम फैक्टर करना सीखेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे, कैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। उसके बाद हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे और एलसीएम निकालना सीखेंगे। बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो का, फिर बाद में अपना नोट्स बना लेना। अब देखोगे बेटा, अब देखो इसमें क्या है ना, देखो गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे मान लो क्या है 15 क्या है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे। देखो बेटा पहले छोटे नंबर सीखेंगे। देखो बेटा हर सवाल लगाने का प्रोसेस वही रहता है, सिर्फ क्या होता है क्वेश्चन का लेवल बदलता है। क्वेश्चन का जो है लेवल बदलेगा, मतलब नंबर 15 है तो 1500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, यही होगा ना, लेकिन तरीका तो वही रहेगा ना। अब यहाँ पे तुम 15 लिख लो, ऐसे लाइन खींच दो, इसका गुणनखंड लिखो कैसे होगा। ये तुम लोग सीखोगे एलसीएम निकालते समय, एचसीएफ निकालते समय। तो इसका फैक्टर देखो बेटा, सबसे छोटी संख्या शुरू करेंगे 2 से। किससे? 2 से। तो 2 से शुरू करेंगे, लेकिन 2 से कटेगा नहीं, कटेगा तो हम 3 से शुरू करेंगे, क्योंकि 2 से 15 नहीं कट रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। तुमको भाज्यता का नियम मैं अलग से बता दूंगा, अलग वीडियो में भाज्यता का नियम, क्योंकि भाज्यता का नियम आएगा तो तुम तुरंत कर दोगे ये 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 5 15, 5 1 5। तो जो तुम्हारा 15 का फैक्टर आया बेटा क्या है, 3 गुणे। तो तुमको फैक्टर करना, गुणनखंड करना आना चाहिए। पहला स्टेप यही है एचसीएफ फाइंड करने का, पहला स्टेप यही, तुमको फैक्टर आना चाहिए। 15 का फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया। अभी हम तुमसे कहें 75 का फैक्टर क्या होगा, 75 का गुणा, जैसे 15 का क्या हो गया, 3 गुणे 5 हो गया, 5 3 15 या 3 5 15। 75 का अगर तुम फैक्टर करोगे तो यहाँ 75 लिख लो। पहले क्या है, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा। तो देखते हैं बेटा ये 3 से जा रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी जा रहा है, पहले 3 से जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 50 25, 5 1 5। तो तुम्हारा 75 का जो फैक्टर आया बेटा 3 गुणे 5 गुणे 5, क्या आ गया, 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 50 25 25 से 75। तो फैक्टर करना तुमको आया कि नहीं आया? नहीं आया तो और देखते एग्जाम्पल। मान लो क्या 48 है, इसका फैक्टर करो। तो यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं और 48 लिख लेते हैं। बेटा जो ये फैक्टर हो रहा है, इसको अगर नहीं समझ में आया तो बेटा यही है, जैसे ये 48 है। अब 48 में पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या ट्राई करते हैं कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब तुम हाई स्कूल में आ चुके हो तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी है, तुमको ये सब आना चाहिए। लेकिन सुन लो, ये बेटा भाग ही होता है कि देखते हैं कि 48 पहले किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, हाँ 2 दूनी 4, फिर 8 उधार लेंगे, 2 4 8 0। तो बेटा वही है, 2 से भाग दिया कितना है 24, फिर भाग देंगे। बेटा जो भागफल आ रहा है वही यहाँ लिख रहे हैं। ये जो बेटा ये भाजक है, क्या ये बेटा भाजक है, ये बेटा भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाजक है, और ये बेटा भागफल है। क्या है, भागफल है बेटा, ये भाग ही हो रहा है एक तरह से। हम देख रहे हैं कि ये जो ये भाज्य है, जो ये संख्या, जो बड़ी संख्या जिसका हमको फैक्टर करना है, वो बेटा किससे कट रहा है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर ऐसे ऐसे करके ट्राई करते हैं तो हमारा क्या होता है, फैक्टर बनता है। इसलिए तुम्हें अभाज्य संख्या सिखा दिया गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो सभी अभाज्य संख्या का यूज करके तुम इसका क्या करोगे, फैक्टर करोगे।
अब जैसे यहाँ पे जो इसका बेटा 75 का तुम्हारा फैक्टर जो है, इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 5, 5 कितनी बार बेटा, 2 बार, तो स्क्वायर लगा दो। तो यही फैक्टर कर रहे हैं, है तो बेटा फैक्टर करना मतलब क्या, अभाज्य संख्याओं में क्या करना, ब्रेक करना, तोड़ देना। तो हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ रहे हैं। जब तोड़ रहे हैं बेटा, ये जो बड़ी संख्या ये भाज्य है, जो अंदर है किस संख्या से कटेगी, वो हम जो अभाज्य संख्या जो तुम्हें पढ़े हैं 1 से लेकर 25 तक, 50 तक, 2, 3, 5, 7, तो तुमको याद होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या से ही भाग देके ट्राई करो, 4 के से भाग देने की जरूरत नहीं है। जो 4 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा, जो 8 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तुमको बस ये ध्यान देना है कि जो बड़ी संख्या जिसका फैक्टर करना रहता है उसको यहाँ पे लिखो, वही भाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ट्राई करो, नहीं कटे तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या से, नहीं कटे तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या से काटते रहो। जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखो, जैसे 24 आ गया, अब देखो बेटा 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो कितनी बार गया, 12 बार, भागफल 12 आया, कि 2 × 9 2, 2 नीचा, फिर 2 से कटेगा, 2 × 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 × 3 6, फिर 3 × 9 3, मतलब 48 का तुम्हारा अगर हम लोग फैक्टर देखें कितना आया, 2 × 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार आ चुका है, गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4 × 3 ये लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि बेटा अगर बेस समान होता है तो पावर ऐड होती है। क्या होती है, पावर ऐड होती है। ये तुमको आना चाहिए। बेस समान का मतलब क्या है बेटा, जैसे यहाँ पे क्या है बेटा, 2 × 2 लिखा है बेटा, हर संख्या की पावर 1 होती है, जिसकी पावर घात, पावर मतलब घात, हर संख्या की घात 1 होती है। अगर उसका घात नहीं दिया तो उसका घात 1 होता है। क्या होता है, तुम कक्षा 9 में पढ़ोगे सरलीकरण में। तो 2 2 बेस समान लिख लो, पावर ऐड होगी, 1 1 प्लस 2, जैसे a की पावर n गुणे a की पावर n है, तो बेटा बेस क्या है, समान, बेस मतलब क्या है, जो नीचे है उसकी घात, तो बेस लिख लो, पावर क्या होती है, ऐड होती है, m + n। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग इसको क्या करो, नोट कर लिया करो किसी कॉपी में। ये सब बेसिक चीजें हैं, अगर ये तुमको नहीं आएगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे 2 की पावर 4 हो रही है। इसलिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको आना चाहिए, सब बेसिक चीजें हैं। इसके लिए मैं अलग से भी छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, ताकि तुम्हारा क्या बेस मजबूत हो। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बेटा जब बेस ही मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग जो इमारत बनेगी वो कमजोर बनेगी, समझ गए। इसलिए बेस मजबूत होना चाहिए। देखो बेटा, जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है, वजह क्या होता है, उनका बेस कमजोर होता है। अगर तुम्हारा बेस मजबूत होगा तो तुम्हें मैथ लगाने में मजा आएगा। एक ही ये सब्जेक्ट है, अगर इसमें तुम्हें इंटरेस्ट आ गया, तुमको मजा आ गया, तो तुमको सब सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा। सभी सब्जेक्ट का क्या है, ये कहने मतलब है, ये क्या ऑनर है, ऑनर। अगर ये आ गया, जिन बच्चों का मैथ मजबूत होता है वो हर सब्जेक्ट में मजबूत होते हैं, तुम देख लेना। और मैक्सिमम क्या होता है, वो अच्छे स्टूडेंट होते हैं। इसीलिए मैथ को अच्छा करो, पढ़ाई में इंटरेस्ट लगेगा। तो इसमें बेटा ये बेसिक चीज़ें आना चाहिए। तो ये तुम्हारा फैक्टर क्लियर हुआ, गुणनखंड क्लियर हुआ। तो एचसीएफ फाइंड करने के सबसे बड़े गुणनखंड। अब बेटा हम चलेंगे क्वेश्चन पे, तो ही तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। अभाज्य संख्या से ही भाग देकर फैक्टर करेंगे, मतलब उसको क्या है, अभाज्य संख्याओं में ब्रेक कर देंगे तो फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो अब हम आएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे क्या है हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो तुम्हें फैक्टर करना आ गया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम घुसने से पहले एक नॉर्मल 2 क्वेश्चन नॉर्मल ले लेते हैं, जो तुम्हें एचसीएफ तुम बता चुके हैं। बेटा एचसीएफ फाइंड करने के क्या है, 2 चरण है, और एलसीएम फाइंड करने के 3 चरण है। तुमको ये चरण आना चाहिए। जैसे पहले क्या है, कोई संख्या दे दो, पहला स्टेप है संख्या का गुणनखंड करो। बेटा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के 3 स्टेप है तुम्हारे पास। सबसे प्रथम क्या है, संख्या का गुणनखंड करो। दूसरा स्टेप है कॉमन ढूंढो, कॉमन 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 देखो कि कॉमन संख्या देखो, क्या देखो, कॉमन संख्या, कॉमन संख्या देखो। बेटा जो कॉमन संख्या होती वही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। मतलब सेकेंड स्टेप में एचसीएफ, थर्ड स्टेप एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं।
कॉमन संख्या के बाद जो संख्या बचे उसको भी ले लो, उसको भी ले लो, तो हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे तुम्हारे सामने छोटी संख्या लेंगे तो समझ में आ जाएगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, प्रोसेस वही रहेगा। मान लो तुमने क्या ले लिया, एक 8 ले लिया और क्या ले लिया 12। अब तुमको बताना इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। हमने क्या किया, पहले संख्या का गुणनखंड करो, फैक्टर को, पहला प्रोसेस 8 का तुम पहले फैक्टर कर दो बेटा। जब तुम 8 का फैक्टर करोगे 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, तो बेटा 8 का फैक्टर क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बेटा फैक्टर का मतलब हम तुमको बता चुके हैं कि इस संख्या का गुणा करोगे तो अगर इस टोटल संख्या का गुणा करो आपस में तो ये संख्या हमको प्राप्त होगी। अब देखो बेटा अगर हम 12 का फैक्टर करें तो 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एक 3, तो 12 का जो फैक्टर प्राप्त होता है 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहीं पे तुम्हारा क्या होगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो बेटा पहला क्या है, संख्या का गुणनखंड करो, दूसरा स्टेप पे कॉमन संख्या दो कि वही क्या होगा तुम्हारा एचसीएफ होगा। क्या होगा, वही एचसीएफ होगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, लिख लो एचसीएफ निकाल 2, फिर गुणे का निशान, क्योंकि बेटा सबके बीच में क्या है गुणा, इसलिए गुणा लगा, 1 2 और कॉमन मिला, 1 2 और कॉमन मिला, लिख लो। अब इसके बाद कोई कॉमन दिख रहा है तुमको, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था। बेटा यहाँ पे हम 2 का पावर 2 नहीं कर रहे हैं, 2 का पावर 3 नहीं कर रहे हैं, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ सीधे हम ब्रेक करके समझा रहे, जितना कॉमन दिखे उठा लो। तो 2 दूनी 4, तो एचसीएफ कितना हो गया तुम्हारा 4। एचसीएफ फाइंड करने का भी तुमको हम 2-3 तरीके बताएंगे, तुम टेंशन मत लो। पहला तरीका देसी बेसिक तरीका सीख गए। अब बेटा एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, बेटा एलसीएम कैसे फाइंड करोगे देख लो। बेटा जो कॉमन था वो तो हम लोग ले ही लो, फिर क्या बचा बेटा, ये 2 चीजें कॉमन थी, इसमें 2 2 कॉमन थी, बचा क्या 2 यहाँ पे, इसको भी ले लो। यहाँ भी क्या बचा 3, इसको भी ले लो। टोटल का पूरा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तारीख 24, तो हमारा एलसीएम 24 निकल के आ गया और एचसीएफ 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमको एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन एचसीएफ निकालना आना चाहिए तुमको ना। तो एचसीएफ कैसे निकला देख लिए, पहले क्या करो फैक्टर करो, दूसरा क्या है कॉमन संख्या देखो, वही तुम्हारा एचसीएफ होगा। जैसे यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे 2 ठो 2 था, यहाँ पे भी 2 ठो 2 था, ले लिए एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या है तुम्हारा, कॉमन जो था वो तो ले लिए, उसके बाद जो बचा सबको ले लो, सबको ले लो। मतलब कहने मतलब रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है तुमको। यहाँ पे जैसे 3 ठो 2 था, यहाँ पे 2 ठो 2 था, तो 5 अच्छे डॉट नहीं लिए, यहाँ पे क्या है 3 ही 2 लिए, मतलब मैक्सिमम लेंगे, है ना बेटा। कहने मतलब है मैक्सिमम लेंगे। और देखो बेटा ये तो तुम्हारा हो गया बेसिक तरीका। अब देखो इजी तरीका 8 और 12 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने का। बेटा हम देखेंगे कि सब देखो एचसीएफ कभी भी छोटी संख्या से बड़ा नहीं होगा, याद रखना, समझ गए। एचसीएफ फाइंड करने का देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को कट कर रही है, क्या है जो दोनों का कट कर रही है। बेटा या तो देखोगे जो 8 है वो 4 से डिवाइड हो रही है, 12 भी 4 से डिवाइड हो रही है, तो जो संख्या दोनों को कट कर रही है वही क्या होगा बेटा एचसीएफ होगा। इसको इरेज करते हैं तब समझाते हैं तुमको, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लेना, देख लिया समझ गया। अब देखो बेटा, देखो 8 और 12 का एचसीएफ बताना है, इन दोनों को कौन सी संख्या कट कर रही है, बेटा वो 4 कर रही है, तो यही क्या होगा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ फाइंड करना है क्या, जो संख्या दोनों को कट कर दे। इजी तरीका मतलब सीधे हवा में लगा दो, क्योंकि अब तुम बड़े बच्चे हो गए। अब एलसीएम फाइंड करने का क्या तरीका है बेटा, सबसे इजी तरीका, एचसीएफ कभी भी छोटे संख्या से बड़ा नहीं होगा, जो सबसे बड़ी संख्या है एचसीएफ तुम्हें फाइंड करना आ गया। एलसीएम देखते हैं, लघुत्तम समापवर्तक है ना, और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ को बोलते हैं।
तो लघुत्तम समापवर्तक जो बेटा एलसीएम जो बड़ी संख्या है उसको हम ले लेंगे, जो बड़ी संख्या है हम ले लेंगे। अब बड़ी संख्या क्या है 12 है। अब 12 बेटा क्या है बड़ी संख्या। अब देखेंगे क्या 12 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो हम 36 तक ना पढ़ेंगे, पहले हम 2 बार जाएंगे। फिर देखिए क्या 24 8 से कट रहा है, तो कहेंगे सर हाँ 8 के पहाड़ा में 24 आता है, 8 3 24। तो बेटा जब कट रहा है तो ये क्या होगा एलसीएम होगा। समझ गए कि नहीं बात को। पहले तो देखेंगे एचसीएफ जो दोनों से कट, जो ऐसी कौन संख्या जो दोनों काट रहे हैं, तो वही एचसीएफ हो जाएगा। फिर एलसीएम फाइंड करने जो सबसे बड़ी संख्या है उसका हम पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। तब तक पढ़ेंगे जब तक वह छोटी संख्या से ना कट जाए। तो 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, 24 8 से भी कट रहा है, इसलिए एलसीएम देखो बेटा डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं। मतलब यूक्लिड विभाजन पढ़ने से पहले हमको ऐसा एचसीएफ आना चाहिए। अगर ये सीख गए तो बेटा मन में आना चाहिए, अगर ये सीख गए तो यूक्लिड पे हम लोग चलेंगे, तब तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम कहीं से भी गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में। अगर मान लो क्या बेटा, अगर मान लो ये 35 है और ये 14 है, तुमको बताना है क्या इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम क्या होगा। ये तरीका तो तुम्हें फैक्टर करना आ ही गया होगा। तो हम लोग सीधे लगाते हैं इस मेथड से। बेटा सबसे छोटी संख्या 14 है ना। हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों काट रहा है। तो बेटा 7 के पहाड़ा में 14 आता है, इसका फैक्टर 7 दूनी 14 हो गया। इसका क्या होगा फैक्टर होगा 7 पूरे 35, क्योंकि तुमको आना चाहिए पहाड़ा, तुमको 25 तक आना चाहिए। 25 तक पहाड़ा एकदम रटा होना चाहिए, तभी तुमको फायदा मिलेगा। 25 तक पहाड़ा लिख कर अपने जहाँ तुम पढ़ते हो वहां पे स्लिप चिपका लो दीवार पर और रिवीजन डेली करो, तो तुम्हें फायदा होगा। बेटा देखो इसमें कॉमन क्या है 7 कॉमन है। ये तो फैक्टर मेथड हो गया, हम तुमको डायरेक्ट फैक्टर कर दिया, हमको आता था। तुम इस मेथड से अपना फैक्टर करना बेटा। अब देखोगे जो कॉमन है वही क्या होगा एचसीएफ होगा। और एलसीएम निकालने का बेटा क्या है, पहला चरण था फैक्टर करना, मैंने फैक्टर कर लिया डायरेक्ट। आप बेटा एचसीएफ क्या जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है बेटा वो तो लिख लो, फिर जो बचा उसको भी लिख लो। तो 5 बचा है और 2 बचा है, तो 7 पूरे 35, 35 दूना 70। तो एलसीएम कितना मेरा आ गया 70 आ गया। अगर डायरेक्ट करना है तो देखो 14 भी 7 से कटता है, 35 भी 7 से कटता है। तो 7 इसका एचसीएफ होगा जो दोनों को काट रहा है। एलसीएम फाइंड करने का तरीका यही है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा शुरू कर दो। पहले 35 का पहाड़ा आता नहीं बेटा, 35 का पहाड़ा नहीं आता है, इतना तो आया 35 दूना 70 होता है। 70 14 से क्या होता है कटता है, 70 क्या है एचसीएफ होगा। अगर तुमको ऐसे नहीं आएगा तुम ऐसे करोगे। एक तरीका और भी है एचसीएफ फाइंड करने का। जैसे तुम्हारा 35 और 14 है, इसका गैप कितना होगा बेटा, इसका गैप ये थोड़ा टफ हो जाएगा। सिलेबस तुम्हारा इतना ही है, इतना पे ध्यान दो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इतना आ गया तो बहुत है। अब हम नेक्स्ट क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे, तुम्हारा वहाँ पे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके।